नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की है और वहाँ पर मैंने 2 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी हैं। आज हम उसकी तीसरी वीडियो देखेंगे। इसमें लगभग मैं आपको 2-3 वीडियो का कंटेंट दे दूँगा आज ही की वीडियो में। मतलब कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, भारत के जितने भी पर्वत हैं, उनकी जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं, सब कुछ आज की वीडियो में आपको पढ़ा दूँगा और बिल्कुल अपडेटेड जानकारी के साथ। क्योंकि किताबों में आप पढ़ोगे तो कई ऐसे पर्वत हैं जिनकी जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं, किताबों में कुछ और लिखा है, लेकिन अब वो अपडेट हो चुका है। तो पूरी अपडेटेड नॉलेज के साथ आज की ये वीडियो होगी। इसके बाद आपको अगर पर्वतों से कोई क्वेश्चन आए कि पर्वत या पहाड़ी से, तो वो गलत नहीं होगा। ये ऐसी वीडियो है। तो शुरुआत हम करते हैं। पहले देखिए, पहले आपको पर्वत पहाड़ में अंतर पता होना चाहिए और पठार में भी। आगे हम पठार के बारे में भी पढ़ेंगे। आज हम जैसे पर्वत और पहाड़ पढ़ रहे हैं, तो एक अंतर पता होना चाहिए कि हम कहीं पहाड़ कह देते हैं, कभी हम किसी को पर्वत कह देते हैं। तो आखिर ये होता क्या है? अगर एक आम इंसान को समझाना हो कि पर्वत और पहाड़ क्या है, तो पहाड़ छोटे होते हैं और जो पर्वत होते हैं वो बड़े होते हैं। लेकिन अगर आपको एक फैक्ट के हिसाब से बताएं कि हाँ, अगर आपको कहीं पर लिखना है, तो पहाड़ जो होते हैं वो आमतौर पर 600 मीटर या लगभग 2000 फीट से कम ऊंचाई वाले भूभाग को पहाड़ कहा जाता है। और अगर 2000 फीट से अधिक ऊंचाई हो तो उसे पर्वत कहा जाता है। पहाड़ जो होते हैं, आप समझ गए ना, जिसकी ऊंचाई कम हो। अगर एग्जैक्ट बताया जाए, देखिए इसमें भी मतभेद है कि 2000 फीट। अगर आप पश्चिम में देखोगे तो पश्चिम में कुछ अलग मानते हैं, पश्चिमी देश। भारत में कुछ अलग माना जा रहा है। तो ये कोई पैमाना नहीं। जनरली क्या होता है कि जो छोटे होते हैं उन्हें पहाड़ कह दिया जाता है और जो बड़े होते हैं साइज में उन्हें पर्वत कह दिया जाता है। और ये पर्वत जो होते हैं ज्यादातर ये बर्फ से भी ढके होते हैं, बर्फीली होती हैं, इनकी सर्वोच्च चोटियां जो होती हैं। और पठार क्या होता है? पठार का मतलब ऐसे समझिए, देखिए जैसे ये पहाड़ है ना, पहाड़ है। पहाड़ को अगर ऊपर से काट दो, जैसे ये ऊपर इसको हटा दो बिल्कुल, तो ये पठार बन जाएगा। पठार एक मेज की तरह होता है। देखिए, समतल भाग को कहते हैं जमीन। वही जमीन जब, जैसे जमीन है, वही जमीन जब थोड़ी सी उठी हुई है, उसे कहा जाएगा पठार। ठीक। फिर पठार थोड़े से उठे हैं और ऊपर से नुकीले हैं, तो है पहाड़। पहाड़ थोड़े और ऊंचे हैं, तो वो हो गए पर्वत। अब आपको थोड़ा ओवरव्यू मिला। समतल जमीन को कहा जाएगा मैदानी भाग। थोड़ा वही मैदानी भाग अगर उठा हुआ है, तो वो पठार हो गया, एक मेज की तरह होता है। ऊपर से अगर ये थोड़ा नुकीला होता तो इसे हम पहाड़ कह देते, लेकिन ये समतल है, इसीलिए इसे पठार कहा जाएगा। और जमीन से ऊंचा है, इसलिए इसे मैदानी भाग तो नहीं कहा जाता। और पहाड़ क्या होंगे? ऊपर से नुकीले होंगे और पठार से ऊंचे होंगे। और पर्वत क्या होंगे? वो पहाड़ से भी ऊंचे होंगे। तो आपको पर्वत, पठार और पहाड़, इनमें अंतर समझ आ गया होगा ना। ये बेसिक जानकारी होती है, आपको पता होनी चाहिए। वैसे मैं पढ़ाने के तो आगे पर्वत ही आपको पढ़ाता, लेकिन मैंने कहा ये आपको पता हो। तो चलिए, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो मैंने आपको हिमालय का विभाजन पढ़ाया था, पढ़ा दिया था हिमालय का विभाजन। उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जो हिमालय है ना, हिमालय हमने वहां से पूरा पढ़ा था। मैंने आपको पढ़ा दिया कि उत्तर से दक्षिण तक विभाजन और पश्चिम से पूर्व तक उसका पढ़ाया था ना। लेकिन वही हिमालय आगे कंटिन्यू होता है। ये जो आप देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर भी वही हिमालय का ही पार्ट है। ये आगे क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश, बाकी अपना भारत और म्यांमार की सीमा से लगता हुआ नीचे जो अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार द्वीप, वो भी हिमालय का ही भाग है। हिमालय क्या वहां पर एकदम छोटा हो गया, पानी में धंसा हुआ है समझ लीजिए। तो उसका छोटा सा ऊपर वाला भाग जो उभरा भाग है, उसे हम द्वीप कह दे रहे हैं। है वो भी हिमालय का। वहां पर उसकी ऊंचाई बिल्कुल कम हो गई है, समझ लो। तो अब हम अरुणाचल प्रदेश से पहले शुरू करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले हम नॉर्थ ईस्ट वाले जो पहाड़ या पहाड़ियां, पर्वत हैं, सर्वोच्च चोटियां हैं, जो यहाँ से प्रचल बनते हैं, उनको देखते हैं। शुरुआत पहले हम अरुणाचल प्रदेश से करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से पहाड़ियां पाई जाती हैं? तो देखिए, मैंने यहाँ पर क्या किया है ना, जैसे ब्लू कलर है, ये एक पहाड़ी है। तो यहाँ पर भी ब्लू कलर से इंडिकेट किया हुआ, तो ये डफला पहाड़ी है। अब जैसे अब ये रेड है ना, तो रेड वाली कौन सी है? मेरी पहाड़ी है। यहाँ पर रेड कलर का होगा। इससे आपको, क्योंकि अगर यहाँ पर लिख दो ना तो बहुत छोटा छोटा हो जाता है और पढ़ने में दिक्कत होती है आपको। यहाँ पर मैं अगर जैसे 1 2 3 4 5 पांच और अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर लिखने से क्या होगा पता नहीं चलेगा, वो भी लिखो। तो इसीलिए मैंने क्या किया, पहाड़ एक मतलब इसे इंडिकेट कर दिया है। जैसे बचपन में हमें नक्शा भरना होता था तो हम स्टार बना देते थे, बाहर लिख देते ना यहाँ पर ये है, वैसे ही यहाँ पर मैंने वो कर दिया अलग अलग कलर में। और यहाँ से आपको कलर से पता चल जाएगा कि कौन सा वो है। ठीक। तो चलो, पहले मेरी पहाड़ी आ गई, पहले पीछे वाला हम पढ़ते हैं, डफला पहाड़ी से। ये वाला ब्लू वाला डफला पहाड़ी है। यहाँ पर आप जो देख रही है अरुणाचल प्रदेश है। नॉर्थ ईस्ट का मैंने मैप ये लिया हुआ है, ये आपको पता ना, ये नॉर्थ ईस्ट का, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियां हैं। पहले डफला पहाड़ी पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। ये डफला पहाड़ी कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। यह अगर बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, ये असम है, ये असम है। और ये एपी यानी अरुणाचल प्रदेश है। ये है पहाड़ी जो कि कहाँ लग रही है? तो असम की सीमा के साथ लग रही है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में, ये अरुणाचल है तो इसका ये पश्चिम भाग है।
और असम की सीमा के पास स्थित है और इस श्रृंखला की पहली पहाड़ी है। जो असम में आप देख रहे हैं पूरी श्रृंखला है पहाड़ियों की, उसकी ये पहली पहाड़ी है। और जनजाति यहाँ पर डफला जनजाति रहती है। ज्यादातर आप देखोगे ना जो नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियां हैं, वहां पर जो जनजातियां हैं वही उनका नाम है। उन्हीं जनजातियों के नाम से उन पहाड़ियों का नाम भी रखा गया है। अब जैसे डफला जनजाति रहती है तो पहाड़ी का नाम डफला है। और डफला जनजाति को पहले अंग्रेजों के समय में डफला जनजाति ही कहा जाता था पहले के समय, लेकिन अंग्रेजों के समय क्या मतलब उससे पहले भी। लेकिन अब इन्हें नीशे जनजाति के नाम से जाना जाता है। क्या? नीशी। क्योंकि अंग्रेजों के क्या डॉक्यूमेंटेशन जो हुई थे ना, उसमें मैंने अंग्रेजों का नाम इसलिए लिया क्योंकि अंग्रेजों के समय जो डॉक्यूमेंटेशन हुई थी उसमें इन्हें डफला जनजाति ही कहा जाता था, लेकिन अब नीशे जनजाति कहा जाता है। और यहाँ से नदियों की बात करें तो देखिए नदी वाला चैप्टर क्या होगा ना, अब जितने भी पर्वत पठार है यहाँ से नदियां नदियां तो निकल ही रही हैं, लेकिन अगर मैं एक साथ पढ़ा दूंगा तो बहुत ज्यादा होश पोश हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया कि जहां पर जो टॉपिक है हम वही पढ़ेंगे। नदियों वाले में नदियां पढ़ाऊंगा मैं आपको, पठार वाले में पठार पढ़ाऊंगा। तो जहां पर जो टॉपिक होगा उस वहीं पर हम वो पढ़ेंगे, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन न हो। जो चीज पढ़ रहे हैं उतना ही देखो। अभी तो नदियां यहाँ पर इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है। यह पहाड़ियां मुख्य रूप से सुबनसिरी नदी के पश्चिम में स्थित है। और विशेषता क्या है, यह पहाड़ियां घने जंगलों से ढकी हुई हैं और यहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक है। तो ये बस आपको ज्यादा क्या पूछा जाएगा कि एक तो जनजाति और दूसरा पहाड़ी कहाँ पर है, बस। और उसके बाद मिरी पहाड़ी। मिरी पहाड़ी कौन सी? अब देखिए ये वाला, मतलब कि ये रही। तो डफला पहाड़ियों के पूर्व में है क्या कहते हैं, मिरी पहाड़ी, इसका स्थान हो गया, लोकेशन। अब जनजाति, तो यहाँ मिरी जनजाति का निवास, मैंने आपको बताया ना कि जनजाति के हिसाब से ही पहाड़ियों का नाम रखा गया था। अब इस मिरी जनजाति को मिशिंग जनजाति कहा जाता है और ये लोग मैदानी इलाकों में भी पाए जाते हैं। यानी कि मैदानी इलाका कौन सा है, तो जो ये असम वाला क्षेत्र है ये मैदानी इलाका है, तो यहाँ पर भी पाए जाते हैं। और यह क्षेत्र भी सुबनसिरी और कामेंग नदियों के बीच पड़ता है। कौन सी? सुबनसिरी, सुबनसिरी और कामेंग नदी के बीच में पड़ता है। और विशेषता क्या है कि ये भी, अब यहाँ पर बस वही समृद्ध वनस्पति है, बायोडाइवर्सिटी है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मिरी पहाड़ी के बाद कौन सी है, तो ये है अबोर पहाड़ी। मिरी पहाड़ियों के पूर्व में है और मध्य अरुणाचल में स्थित है। यहाँ पर अबोर जनजाति रहती है, जिन्हें अब आदि जनजाति के नाम से जाना जाता है। और यह नाम परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आदि जनजाति पूछी गई है और ये पूछा गया कि किस जनजाति को अब आदि जनजाति कहा जाता है, तो अबोर जनजाति को। अबोर जनजाति अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस पहाड़ी में है, तो आप बता ही दोगे अबोर पहाड़ी है। इसीलिए पूछेंगे क्या कि आदि जनजाति बताओ कौन सी पहाड़ी में है, तो निवास करती है, तो अबोर पहाड़ियों में। और नदियों की बात करें तो अबोर पहाड़ियों के क्षेत्र में प्रमुख नदी दिबांग नदी है और यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। जब पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो वैसे तो मैंने नदियों वाली वीडियो पढ़ाई हुई है। अगर आप यूट्यूब पर जाओगे ना इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में, तो मैंने नदी की 3 वीडियो डाली है। और मेरी गंगा नदी वाली वीडियो तो बहुत ज्यादा देखी भी गई है। और आप देखोगे कि बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर जो है, मैंने एक मैप बनाया था कि गंगा नदी कहाँ से बहती है, मैंने पूरा मोबाइल पर बनाया था अपने हाथों से उसको। वो मैप बहुत से टीचरों ने यूज किया है। आप देखोगे गंगा नदी के ज्यादातर जिन्होंने भी पढ़ा है वो मैप यूज किया गया है। उसको मैंने पूरा अपने हाथ से ड्रॉ करके बनाया था। तो वहां से आप देख लेना अगर आपको अभी देखना है, नहीं तो मैं फिर से अभी पढ़ाऊंगा ही उसको। तो दिबांग नदी, यह नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है और अबोर पहाड़ियों के बीच से होकर बहती है। और विशेषता की बात किया जाए तो यह क्षेत्र दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ये ज्यादा नहीं पूछाएगा, पूछा क्या जाएगा जनजाति, पहाड़ी और नदी याद रख लेना। अब अबोर के बाद क्या है, ये वाली मिशमी पहाड़ी। तो यह श्रृंखला का सबसे, आप देखोगे एक पूर्वी भाग है ना, जो चीन की सीमा तक फैला हुआ है। तिब्बत लगता है तो तिब्बत पे भी चीन का अधिकार है। तो जनजाति यहाँ पर मिशमी जनजाति का निवास है और नदियां तो दिहांग जो कि ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी इस क्षेत्र में होकर बहती है। और विशेषता क्या है, तो आप देखोगे कि ये जो श्रृंखला है, अब जैसे मैंने यहाँ पर एक ऐसा बना दिया है, लेकिन ये पता आपको पर्वत श्रृंखला होती है ना, ये पर्वत श्रृंखला हिमालय का वह मोड़ है, वह बिंदु है जहां हिमालय तीव्र दक्षिणी मोड़ लेता है, बेंड। देखो अब यहाँ से मुड़ता है हिमालय, एक तीव्र मोड़ लेता है और पटकाई बूम के रूप में दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। यहाँ पर आगे पटकाई बूम है, तो यहाँ पर आप देखोगे ना, जैसे यहाँ से पर्वत श्रृंखला आगे जा रही थी, यहाँ आगे नहीं गई ना, यहाँ से मुड़ गई है। ठीक, इसे सिंटेक्सियल बेंड कहा जाता है इंग्लिश में। जो तीव्र मोड़ होता है उसे सिंटेक्सियल बेंड कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं पटकाई बूम। तो देखिए जो पटकाई बूम आप देख रहे हो, इस तरफ म्यांमार है, तो यह पश्चिम से पूर्व श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। यह अरुणाचल, अब देखिए पश्चिम से पूर्व जो श्रृंखला उसका हिस्सा नहीं है जो हिमालय की आ रही है। यह अरुणाचल प्रदेश की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित है, जो कि भारत और म्यांमार इसके बीच एक नेचुरल बॉर्डर का काम करती है। यहाँ पर म्यांमार आ जाता है ना। और विशेषता क्या है, तो यह नागालैंड और मणिपुर तक फैली हुई है और एक लंबी श्रृंखला है और भारत की मानसूनी हवाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवरोधक है। यहाँ प्रसिद्ध पांगसो दर्रा स्थित है, जो कि एक ऐतिहासिक मार्ग रहा है। पांगसो दर्रा म्यांमार के लिए, भारत से म्यांमार जाने के लिए। तो देखिए मानसून में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो
जो पवनें चलती हैं, हवा चलती है, कैसे बनता है, बादल कैसे बनते हैं, कैसे बारिश वगैरह होती है। तो बारिश के लिए पहाड़ों का ज़रूरत है। अगर पहाड़ या पर्वत नहीं होंगे, तो जो बादल वगैरह आपको पता है आगे चले जाएँगे, क्रॉस कर जाएँगे। ये एक अवरोधक का काम करते हैं ताकि जो बारिश हो, पहाड़ की इसी तरफ बारिश हो। तो एक अवरोधक का काम करते हैं। ये मानसून में आपको डिटेल में समझ आएगा, लेकिन अभी आपको इतना समझ आ गया होगा ना, बादल वगैरह इनसे बारिश होगी। अगर कोई आगे पहाड़ है, तो ये टकरा कर वो आप यहीं पर रहेंगे, बारिश इसी तरफ करेंगे, आगे नहीं जाएँगे। बस एक कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ, बाकी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण अवरोधक के रूप में काम करते हैं मानसूनी हवाओं के लिए। तो पटकाई बूम मतलब कि हमने अरुणाचल प्रदेश कवर कर लिया है ना। 1, 2, 3, 4, 5 पर्वत पहाड़ियाँ पढ़ ली, यही बस इसमें इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर अरुणाचल प्रदेश से ना पूछा गया है, ना पूछा जाएगा। अब आगे है नागालैंड। तो ये है अरुणाचल प्रदेश यहाँ से यहाँ तक। अब ये है नागालैंड, ये आप जो देख रहे हैं, ये वाला, ये है नागालैंड। हाइलाइट कर दिया मैंने, आपको दिख रहा है ना, ये नागालैंड है। नागालैंड में आप देख भी रहे होगे कि 2 पहाड़ियाँ हैं। एक है माउंट सरामती। माउंट सरामती लगभग 3826 मीटर है और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए पूछी जाती है। और यह चोटी ठीक भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला है, ब्राउन कलर में है ना। और विशेषता क्या है, यह क्षेत्र अत्यधिक जैव विविधता वाला है और सर्दियों में यहाँ बर्फबारी भी होती है। तो इतनी बारी मैंने आपको जैव विविधता बता दिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो DIVERSITY डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का मतलब क्या होता है? अगर एक बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं ना, तो जैव का मतलब है लाइफ या जीवन, ठीक। और विविधता का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, वैरायटी। तो जहां पर जीवन की, लाइफ की वैरायटी पाई जाए, उसे कहते हैं जैव विविधता। अलग अलग तरह की वहां पर प्रजातियां मिलेंगी जानवरों की या जीवन की। तो आप बिल्कुल आसान भाषा में है ये। अगर आप साइंस में पढ़ोगे तो इसकी एक डेफिनेशन होगी लंबी चौड़ी, लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में अगर आप तोड़ कर पढ़ो, तो जैव का मतलब है जीवन, जीवन। और विविधता का मतलब है वैरायटी। तो जहां पर जीवन की वैरायटी हो, जीवन केवल इंसान ही जीवन नहीं है ना, पशु, जितने भी पशु हैं, कीट हैं, सब मतलब जानवर, मतलब जीवन ही है इनमें सब में। तो और पेड़ पौधे भी, सब ये सब इसमें बायोडाइवर्सिटी में आते हैं, समझ गए, जहां पर जीवन की वैरायटी हो, विविधता हो। तो अब आगे चलें। नागालैंड में एक तो हमने कौन सा पढ़ा, वो पीछे वाला, ये माउंट सारामती। अब दूसरा कौन सा है, नागा हिल्स। तो नागा हिल्स, जाहिर सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि नागा हिल्स कहाँ है, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि नागा हिल्स क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में ही है। और जो ये पहाड़ियां हैं अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में, ये अरुणाचल प्रदेश है तो इसके दक्षिण में है ना। और मणिपुर के उत्तर में है। और ये क्या कहते हैं, ये भारत और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक दीवार बनाती हैं। और संरचना, ये जटिल, ऊंची और घने जंगलों वाली पहाड़ियां हैं। इनका नाम यहाँ निवास करने वाली नागा जनजाति के नाम पर रखा गया है। तो ये मतलब इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता नागा हिल्स के बारे में, क्योंकि जाहिर सी बात है नागालैंड में है तो सबको पता होता है, इसलिए ये ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा नागालैंड, ये वाली नागा हिल्स से। उसके बाद है मणिपुर। तो अब ये वाला है मणिपुर, ठीक। मणिपुर में आप देखोगे तो 2 पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं। एक तो ये लेमातोल और दूसरी है मणिपुर हिल्स। तो ज़्यादा प्रश्न बनेगा लेमातोल से। तो लेमातोल कहाँ पर है, तो मणिपुर राज्य में है। और लोकटक झील आपको पता है मणिपुर में है। और केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, ये इसी के आसपास वाले क्षेत्र में है, लेमटोल पहाड़ियों के। और भौगोलिक महत्व की बात की जाए तो ये मणिपुर की प्रमुख पहाड़ी है। और मणिपुर हिल्स जो है, यह उन सभी पहाड़ियों को दिया गया एक सामूहिक नाम है जो कि इम्फाल घाटी को घेरे हुए है। और ये भी पूर्वांचल हिमालय का ही हिस्सा है। और इन पहाड़ियों को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो ये, जैसे मैंने तो एक आइकन सा बनाया ना, ये ऐसा नहीं एक पर्वत पहाड़ी ऐसी नहीं, वो एक श्रृंखला है, आप समझ रहे हो। तो ये जो मणिपुर हिल्स का जो नाम दिया गया पहाड़ियों में, इसमें बहुत सारी पहाड़ियों की श्रृंखला को मिलाकर कहा गया है। और इसको अगर हम आसान भाषा में समझने के लिए 2 भागों में बांटें, तो एक है पूर्वी मणिपुर हिल्स और दूसरा है पश्चिमी मणिपुर हिल्स। ये जो पूर्वी मणिपुर हिल्स है, ये पहाड़ियाँ इम्फाल घाटी के पूर्व में स्थित हैं और भारत और म्यांमार की सीमा बनाती हैं, इस तरफ है। और पश्चिमी जो मणिपुर हिल्स है, ये पहाड़ियाँ इम्फाल घाटी के पश्चिम में है, जो असम और नागालैंड में सीमा बनाती हैं, असम और नागालैंड में, ठीक। तो ये इस तरफ ये असम है और ये नागालैंड है। तो हो गया अपना मणिपुर भी खत्म। अब मणिपुर के बाद है, हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, अरुणाचल प्रदेश पढ़ लिया, यहाँ पर हमने क्या कहते हैं नागालैंड भी पढ़ ही लिया, मणिपुर भी पढ़ ही लिया। अब है मिजोरम। तो मिजोरम में आप देख रहे हो लुशाई पहाड़ियाँ। तो मिजो पहाड़ियाँ, इन्हें लुशाई पहाड़ियाँ कहते हैं। ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है और यह मुख्य रूप से मिजोरम राज्य में है। और पटकाई अराकोन योमा प्रणाली का हिस्सा है, अराकोन जो कि भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। और ये पहाड़ियाँ घने जंगलों, बहुमूल्य लकड़ी और बांस से ढकी हुई हैं और इनका विस्तार बांग्लादेश और म्यांमार तक है। और यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि जो फोंगपुई है,
जिसे नीला पर्वत कहते हैं। ये इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2157 मीटर है। तो लुशाई पहाड़ियां पूछी जाती हैं कहाँ पर है, तो लुशाई पहाड़ियां मिजोरम में है। इसकी इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फोंगपुई, वहां का लोकल भाषा में फोंगपुई, जिसे हम नीला पर्वत कहते हैं। अब आगे है त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा। ठीक, तो त्रिपुरा पहाड़ियां जो हैं उनको त्रिपुरा हिल्स ही कहा जाता है। कई सारी हिल्स को एक साथ नाम दिया गया, उनको त्रिपुरा पहाड़ियां कह दिया जाता है, ठीक, पूरी श्रृंखला को। लेकिन जो प्रमुख त्रिपुरा पहाड़ियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जम्पुई हिल्स, यह राज्य की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जो कि उत्तरी त्रिपुरा जिले में स्थित है। दूसरी है 18 पहाड़ियां, यह गोमती जिले में शुरू होकर पश्चिम और उत्तरी त्रिपुरा जिले में होकर गुजरती है, और यह शिवालिक जो श्रृंखला थी हिमालय की, उसका विस्तार है। और तीसरी है बोड़ोमुड़ा पहाड़ियां। तो अगर आपसे पहाड़ी का नाम लेकर पूछ लिया जाए, अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ करना है कि बोड़ोमुड़ा पहाड़ी कहाँ पर है, तो त्रिपुरा में है। 18 पहाड़ी कहाँ पर है, त्रिपुरा में है। जम्पुई हिल्स कहाँ पर है, त्रिपुरा में है। अगर पूछ ले जम्पुई हिल्स, 18 और बोड़ामुड़ा ये पहाड़ी किन पहाड़ियों का हिस्सा है, तो त्रिपुरा पहाड़ियों का हिस्सा है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको पता होना चाहिए। और यह जो बोड़ामुड़ा है ये केंद्रीय त्रिपुरा में स्थित है और पश्चिम से दक्षिण त्रिपुरा जिले तक फैली हुई है। सैदरा जो हावड़ा है और सुमली नदियां इस पर्वतमाला से ही निकलती हैं। तो जम्पुई हिल्स, 18 और बोड़ोमुड़ा कहाँ पर है, त्रिपुरा में। तो अब हम असम में आते हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये असम। और नॉर्थ ईस्ट में यही एक, आप जो देखोगे जो मैदानी भाग है सबसे बड़ा यही वाला है, असम वाला ही। तो इसमें आपको ऊपर देखने को मिलेगी मिकिर पहाड़ी श्रृंखला। नीचे आप देख रहे होंगे ये कौन सी है, रेंगमा पहाड़ियां हैं। और तीसरे नंबर पर आप ये देख रहे हैं ये है बराइल पहाड़ियां। तो पहले देखते हैं मिकिर पहाड़ियां। तो असम के मध्य पूर्व में स्थित दक्षिणी काजीरंगा के पास है ये मिकिर पहाड़ियां, और प्राचीन गोंडवाना शिलाओं से निर्मित व भू आकृतिक दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है ये। और यहाँ पर कार्बी जनजाति की प्रमुख बसाहट है, निवास है। तो कार्बी जनजाति आपसे पूछा जाएगा कि किन पहाड़ियों पे है, तो मिकिर पहाड़ियां। और अब कार्बी आंगलांग पहाड़ियां भी इसे कहा जाता है, ठीक, क्योंकि कार्बी जनजाति यहाँ रहती है ना, इसलिए कार्बी आंगलांग पहाड़ियां भी इसे कहा जाता है। दूसरा रेंगमा पहाड़ी वाली नीचे वाली। तो असम और नागालैंड की सीमा पर स्थित छोटी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर रेंगमा जनजाति निवास करती है, रेंगमा पहाड़ियों में। और पूर्व में मिकिर पहाड़ियों से सटी हुई है और कृषि व बांस के लिए प्रसिद्ध है ये। तीसरी रेंज है बराइल पहाड़ियां, जो आप ये देख रहे हो। ये असम के दक्षिण में कछार व उत्तर कछार में फैली प्रमुख पर्वतमाला है, और यह ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों का जल विभाजक का कार्य करती है। और बराइल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए प्रसिद्ध है। बेसिकली यही पूछा जाता है कि बराइल रेंज कहाँ पर है, तो असम में, बस। और ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पढ़ने को तो आप एक एक पहाड़ी के बारे में, जनजाति, ये वो बहुत कुछ पढ़ लोगे ना, लेकिन याद भी रखना है आपको। तो मिकिर पहाड़ी, रेंगमा पहाड़ी और बराइल पहाड़ी कहाँ पर है, तो असम में है। अब आगे चलो। गारो खासी जयंतियाँ, ये तो हमने किताबों में, स्कूल में भी बहुत बार पढ़ा हुआ है कि गारो खासी जयंतियाँ, गारो खासी पहाड़ी, ये सब कहाँ, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ी, गारो खासी जयंतियाँ जनजाति कहाँ पर है, तो ये मेघालय में है। तीनों जनजाति का नाम एक ही साथ याद आता है, गारो खासी जयंतियाँ, ये मेघालय में है। ये जनजाति भी है और ये जनजाति यहाँ पर रहती है, इसीलिए पहाड़ी का नाम भी उन्हीं जनजाति के नाम पर है। तो गारो पहाड़ियाँ मेघालय के पश्चिमी भाग में स्थित है और गारो खासी श्रेणी का हिस्सा है। नोकरेक इसकी सबसे ऊंची चोटी है और यह गारो जनजाति यहाँ पर निवास करती है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। अब खासी जो पहाड़ियां हैं ये मेघालय के मध्य में है। पहले गारो आती है, फिर खासी आती है, फिर जयंतिया पहाड़ी आती है, ठीक। तो ये मध्य में है और इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी लुंगशिलांग है और खासी जनजाति यहाँ पर रहती है। और जो गारो खासी और जयंतिया क्या कहते हैं जनजातियां है ना, यहाँ पर मात्र सत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, पितृ सत्तात्मक नहीं। और चेरापूंजी और मानसिन राम, जो कि हम कहते हैं जहाँ पर पूरे दुनिया में, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान यहीं पर है। और जयंतिया पहाड़ी तो मेघालय के पूर्व में स्थित है और खासी श्रेणी के आगे इसका विस्तार हुआ है, खासी के आगे है ना। और जयंतिया या पनार जनजाति जिसको कहते हैं वहाँ यहाँ पर रहती है। और क्षेत्र में मेगालिथ स्मारक, डाउकी नदी और पारंपरिक कोयला खनन प्रचलित है। और कृषि खासकर आलू की झूम खेती यहाँ पर होती है। झूम खेती आपको पता है ना, पहाड़ों वगैरह में होती है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो अब आगे चलते हैं। तो हमने नॉर्थ ईस्ट वाले जो थे ना वो सारे कवर कर लिए। अब आते हैं अरावली पर्वतमाला। अब एक एक करके बाकी की जो पर्वतमालाएं हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पहाड़ की श्रेणियां हैं, वो देखते हैं। तो अब आती है अरावली रेंज। तो जैसे कि आपको इस मैप से क्लियर हो रहा होगा अरावली रेंज के बारे में, कि गुजरात से शुरू हो रही है।
गुजरात के बाद कहाँ एंटर हो रही है? राजस्थान। आप देख पा रहे हो कि राजस्थान, तो ये राजस्थान में भी है। राजस्थान के बाद हरियाणा में भी आप देख रहे हो, दक्षिण हरियाणा में और दिल्ली में, है ना? तो यहाँ पर ये अरावली रेंज फैली हुई है। तो अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्वत जो बहुत पुराना हो और लाखों वर्षों से अपक्षय, अपक्षय मतलब ये नदियों के द्वारा, और वैसे भी कोई चीज़ बहुत पुरानी है तो इरोज़ हो जाती है, अपक्षय हो जाता है उसका। ये मतलब जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि घिस-पिट के खत्म हो जाना और शरण के अधीन रहा है। इसलिए अब ये बहुत सबसे हमारा क्या कहते हैं, पुराना पर्वत है ये, पुराना वलित पर्वत है। और यह एक पुराना वलित पर्वत श्रृंखला है। यह लगभग 670 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिण हरियाणा, राजस्थान से गुजरता है और अहमदाबाद, गुजरात में समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर माउंट आबू जो है, ये एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। और राजस्थान में गुरु शिखर 1722 मीटर इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ये बहुत बार पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ क्या है? का नाम है गुरु शिखर। पूरा आपको क्लियर हो गया ना इस मैप से? और साथ में इसके एक चीज़ और है कि रायसीना में शायद मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्या? अच्छा, एक सेम ही पेज मैंने यहाँ पर ऐड किया, देखिए कि रायसीना पहाड़ी में स्थित राष्ट्रपति भवन, जो आप राष्ट्रपति भवन देखते हो ना, इसी अरावली जो रेंज है, उसी का रायसीना पहाड़ी है एकदम। उसी मतलब इसी श्रेणी का रायसीना पहाड़ी है, उसी पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, जो कि अरावली पर्वतमाला का ही हिस्सा है। ये भी पूछा गया है। अब आगे है, यहाँ पर देखिए मैप से, अब हम यहाँ पर आप जो रेड कलर में देख रहे हो ना, ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी बिल्कुल आप देखो कि भारत के मध्य में है। ये थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, आपको समझाने के लिए, ताकि आपको एक आइडिया लगे। ये नहीं कि एकदम यहाँ से शुरू होके यहाँ पर खत्म होगा, ये आपको समझाने के लिए है। बाकी यहाँ पर मैंने सब लिखा हुआ है कहाँ से शुरू, कहाँ पर खत्म है, ये आपको एक थोड़ा आइडिया देने के लिए होता है। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में वैसे इसका मुख्य रूप से है, तो भारत के मध्य में है। यहाँ से क्या होता है कि भारत 2 भागों में बँट जाता है। एक तरह से इसको सीमा मान लिया जाता है कि इसके ऊपर उत्तर भारत, इसके नीचे दक्षिण भारत हो रहा है। ठीक? तो यह आप देख रहे हो, यह है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और नीचे वाली आप देखोगे यह है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये मध्य प्रदेश में ही है मुख्य रूप से। वैसे तो इसका विस्तार आगे भी है, लेकिन मुख्य रूप से आप समझो कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश मान लो ऐसे है मध्य प्रदेश, तो ऊपर है आपको विंध्याचल देखने को मिलेगा, और नीचे की यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। और सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है ना, यहाँ से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी, और नीचे की ओर ताप्ती नदी। तो ये कहा जाता है कि क्या कहते हैं, सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। तो ये प्रश्न अलग-अलग बन सकते हैं किसी भी तरह के, तो यहाँ से देख के आपको ना थोड़ा आइडिया रहेगा कि अच्छा, यहाँ समझ आएगा कि अच्छा ताप्ती नदी, नर्मदा इसके बीच में दिख रही है, ताप्ती नीचे की ओर दिख रही है। और यही जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इसी का आगे विस्तार होकर ये कैमूर पहाड़ी, जो कि बिहार में आपको देखने को मिलती है, और इसी का ही आगे विस्तार जो ये पारसनाथ पहाड़ी है, झारखंड में देखने को मिलती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ही आगे चलकर कैमूर जो पहाड़ी है, बिहार में से कैमूर पहाड़ी कहते हैं, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का ही विस्तार है। और झारखंड में जो पारसनाथ पहाड़ी कहा जाता है, ये भी इसी श्रृंखला का ही विस्तार है। ठीक, यहाँ पर आपको कुछ आइडिया मिल गया। अब पढ़ते हैं पहले विंध्य पर्वतमाला, यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला। तो इसकी लोकेशन की बात पहले बताऊं, तो यह पर्वतमाला मध्य भारत में स्थित है, और यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है, एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। बात कह रहे हैं इसके विस्तार की, तो विंध्य पर्वतमाला जो है गुजरात, गुजरात से होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में, उत्तर प्रदेश, बिहार तक फैली हुई है। और आगे आप देखोगे तो झारखंड के एरिया में भी फैली हुई है, वहां पर इसका नाम कुछ और है। यहाँ तक इसका विस्तार है। मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में है। समझ लो, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। और लंबाई लगभग 1050 किलोमीटर है। और भूगर्भीय संरचना इसकी बात की जाए तो ये बहुत पुरानी पर्वतमाला है, और यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो ब्लॉक पर्वत क्या होता है? जैसे अरावली और हिमालय पर्वत हमने पढ़ा था, फोल्डेड माउंटेन है, वरीय पर्वत है ना, ये ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत में क्या होता है, जैसे हमारी धरती की जो परतें हैं, अंदर कभी कभी अंदर से हिलती या टूटती रहती हैं। मैंने आपको बताया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो अगर आपने पढ़ी होगी, तो क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया ना कि मैग्मा वगैरह होता है धरती के अंदर। ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन मैग्मा वगैरह होता है जो कि तरल है, जैसे गर्म शहद की तरह होता है, मैंने आपको बताया। तो जो दो प्लेटें हैं, जैसे दो प्लेटें हैं मान लो, अगर ये खिसक जाएं एक दूसरे से अपोजिट, जो बीच वाला भाग है ना, इनमें अगर दरार पड़ जाए, टूट जाए, तो बीच वाला भाग नीचे धंस जाएगा। जैसे ये पहले, और ये दो प्लेटें दूर चली गई, तो बीच वाला भाग नीचे धंस गया, धंस जाएगा ना। अगर आप एक ब्रेड है मान लो, ब्रेड का टुकड़ा है, अगर इसको आप बीच में से दबाओगे, तो ये दोनों भाग उठ उठ जाएंगे।
और बीच वाला भाग तो धंस जाएगा जो दबाओगे। तो वैसे ही अगर कोई एक प्लेट है, अगर इधर से भी खिसकेगी, इधर से खिसके दरार पड़ेगी, बीच में धंस जाएगा। तो जो धंसा वाला भाग है उसे रिफ्ट कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, जो नीचे धंस जाता है उसे कहते हैं रिफ्ट। और जो उठा हुआ भाग है उसे कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। जो धंस गया उसे रिफ्ट कहा जाता है, जिसे हम खाई कह देते हैं, घाटी कह देते हैं। इसका निर्माण भूमि के ऊंच नीच के कारण हुआ है। और नदियां नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है। तो नर्मदा नदी ये वाली विंध्याचल, और मैंने बताया सतपुड़ा ये रहा, इसके बीच में बहती है ना। और वो चोटी की बात की जाए तो जो इसका उच्चतम शिखर है वो सद्भावना शिखर है, गुडविल शिखर है जिसका नाम। इसकी ऊंचाई 752 मीटर है। इसकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर जो है सद्भावना शिखर। और आगे कैमूर की पहाड़ियां हैं। ये बस यही पूछा जाता है कहाँ पर है, बिहार में है। और जो पारसनाथ की पहाड़ियां कहाँ पूछी जाती है, तो झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। और यह चित्तागढ़ पठार का हिस्सा है। और जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम से संबंधित है ये पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी। अब आगे चलें तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पढ़ते हैं। तो सतपुड़ा भी एक ब्लॉक पर्वत है जो कि दो प्रमुख दरार घाटियों के बीच स्थित है। और इसके उत्तर के यानी कि ऊपर की ओर नर्मदा नदी बहती है, सतपुड़ा के ऊपर नर्मदा नदी बहती है। और नीचे ताप्ती या तापी नदी जिसे कहते हैं वो बहती है। सतपुड़ा का मतलब क्या होता है, सत मतलब होता है सात, पूड़ा मतलब होता है उठा हुआ, जो चीज उठी होती है। तो सतपुड़ा में 7 तहें हैं, 7 फोल्ड हैं, या हम कह सकते हैं 7 पहाड़ियां मान लो 7 फोल्ड हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसे इसलिए सतपुड़ा कहा गया। तो सतपुड़ा को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। सतपुड़ा जो पहाड़ी श्रृंखला शुरू होती है, पर्वतमाला शुरू होती है, ये राजपीपला पहाड़ी से शुरू होती है। राजपीपला से शुरू होगी और मैकाल में जाके खत्म होती है। मैकाल 7 जो पहाड़ियां हैं ना, राजपीपला से शुरू होगी और मैकाल पहाड़ी पे जाकर खत्म होगी। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखिए ये मैकाल पहाड़ी यहाँ पर आकर ये खत्म होगी। तो यह सतपुड़ा का सबसे पश्चिमी भाग है, यहाँ से शुरू हो रही है सतपुड़ा। और यह मुख्य रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है। गुजरात से शुरू होती है राजपीपला, और राजपीपला पहाड़ी जो है क्योंकि पहाड़ी भी श्रृंखला है तो ये तो है नहीं, गुजरात में महाराष्ट्र में भी फैली हुई है। और इसमें फिर बड़वानी, अखरानी, असीरगढ़ ये छोटी पहाड़ियां शामिल होती हैं राजपीपला पहाड़ियों में। और उसके बाद है महादेव पहाड़ियां। यह श्रृंखला का मध्य भाग है। जैसे श्रृंखला शुरू हो रही है, पहली राजपीपला पहाड़ियां कहा जाता है, उसमें छोटी छोटी पहाड़ियां आती हैं, फिर महादेव पहाड़ियां, फिर मैकाल पहाड़ी। तो मध्य भाग में कौन सी है, महादेव पहाड़ी। और महादेव पहाड़ी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी महादेव पहाड़ी में ही स्थित है, जिसका नाम है धूपगढ़, 1352 मीटर है। और प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी इसी श्रेणी में आता है। तो जो धूपगढ़ है ये महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो और महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ही नहीं बल्कि ये पूरी जो पर्वत श्रृंखला है ना, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। तो जाहिर सी बात है, अगर पूरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी होगी तो उसकी कोई एक पहाड़ी है, उसकी ऊंची चोटी तो होगी ही वो। तो धूपगढ़ है। अगर आपसे पूछा जाए कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ है, 1352 मीटर है। मैकाल पहाड़ियां, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ ली। अब मैकाल पहाड़ी सबसे आखिरी भाग है इसका, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। ये श्रृंखला का सबसे पूर्वी भाग है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसके नीचे आता है ना, इसकी सीमा पर है ये। और प्रमुख बिंदु क्या है, तो अमरकंटक पठार, जो जहां से नर्मदा और सोन नदियों का उद्गम होता है, नदियों वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, वो इसी श्रेणी में स्थित है, मैकाल पहाड़ियों में। और मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी आपने पढ़ी होगी अमरकंटक, है ना, किताबों में आपने अमरकंटक पढ़ी होगी। लेकिन देखिए अभी जो अपडेट है, सर्वोच्च चोटी इसकी बदरगढ़ है, जो कि 1176 मीटर ऊंची है। अगर आप क्या कहते हैं उसमें पढ़ोगे तो बदरगढ़ अगर विकल्प में ना हो, अगर आप क्वेश्चन लगाओगे जब, क्योंकि किताबों में क्या अमरकंटक दिया हुआ है जो कि 1048 मीटर है। और अगर आप देखोगे कि जो बदरगढ़ है ये 1176 मीटर है, तो चोटी जो सर्वोच्च हुई वो तो बदरगढ़ हुई ना। लेकिन अभी भी परीक्षाओं में क्या होता है, बदरगढ़ ऑप्शन में अगर ना हो, अगर ऑप्शन में यहाँ पर मैंने इसीलिए लिख भी दिया है कि यदि बदरगढ़ विकल्प में नहीं है और अमरकंटक है तो अमरकंटक को ही चुनो। अगर मान लो बदरगढ़ ऑप्शन में नहीं दिया, एग्जामिनर ने केवल अमरकंटक ही दिया है, तो अमरकंटक सही होगा। अगर एग्जामिनर ने अमरकंटक और बदरगढ़ दोनों दे दिए तो बदरगढ़ ही सही होगा। और अगर केवल बदरगढ़ ही दिया है तो फिर बदरगढ़ ही सही है। समझे, इन दोनों में अगर टकरा होगा तो बदरगढ़ ही, क्योंकि ऊंचा इसकी ऊंचाई ज्यादा है ना। और अगर केवल अमरकंटक है तो अमरकंटक ही होगा। उसके बाद है गिर पहाड़ियां। इसी में कुछ ये 2 पहाड़ियां हैं जो कि सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा नहीं है, ये अलग हैं दोनों, लेकिन मैंने यहीं पर पढ़ा दी। तो गिर पहाड़ियां गुजरात में है। बस यहाँ से यही प्रश्न बनता है कि गिर पहाड़ियां कहाँ पर है, गुजरात में है। और ये किस लिए फेमस है, तो गिर पहाड़ियां जो एशियाई शेर है ना, उनके लिए काफी फेमस है। यहाँ पर एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है और गिर नेशनल पार्क भी यहीं पर है।
और जो अजंता पर्वत श्रेणी है ये महाराष्ट्र में है। मुख्य रूप से एक ही राज्य में फैली हुई है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पर्वत श्रेणी है जो एक ही राज्य में फैली हुई है, तो अजंता पर्वत श्रेणी है वो। अब आगे चलें, तो आगे अब हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पढ़ते हैं, जो कि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी अलग से वीडियो बनती है, लेकिन मैंने यहीं पर आपको पढ़ा दिया है। और देखना, सब कुछ आपको यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से सारे इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न बने हैं, मैंने सब यहाँ पर कवर कर दिए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक मैं आपको पूरी लिस्ट भी दूंगा कि पहले कौन सी पहाड़ी आएगी इसमें, फिर दोबारा कौन सी आएगी। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला हमने पढ़ी, अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़ी, वैसे ही ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पश्चिमी घाट जो है ये निरंतर है, ये टूटी-फूटी नहीं है। अगर आप देखोगे कि जो ये डायग्राम है इसमें भी आप देखोगे कि बीच में कोई गैप नहीं है ना, पश्चिमी घाट में सीधी है, ऐसे मतलब। लेकिन पूर्वी घाट सतत नहीं है, बीच में गैप है, फिर टूटी-फूटी है, फिर आगे है, फिर ऐसे है। ऐसा इसलिए क्योंकि नदियों के कारण, नदियाँ यहाँ से बहकर जो गिरती हैं, तो नदियों के कारण यहाँ पर टूट-फूट हुई है, ठीक? जगह बनी है, गैप बना हुआ है, इसलिए निरंतर नहीं है ये। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत भी कहा जाता है। और जहाँ पर ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर मिलते हैं, इसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी पर्वत पर आकर ये दोनों मिल जाते हैं और उसके नीचे फिर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं और इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इन्हें हम आगे पढ़ते हैं। अभी थोड़ा ओवरव्यू आपको मिल गया। तो पहले पश्चिमी घाट, ये वाला जो पश्चिम है इसको पढ़ते हैं, ये वाला पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया हुआ है, क्योंकि ये बायोडायवर्सिटी का सबसे बड़े हॉटस्पॉट में से एक है। और बात करें इसके विस्तार और लंबाई की, तो यह पर्वत श्रृंखला उत्तर में गुजरात के डांग जिले यानी कि ताप्ती नदी के दक्षिण से शुरू होकर दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है और यह कुल 6 राज्यों से होकर गुजरता है। क्या कहते हैं अपना ये पश्चिमी घाट, कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। बेसिकली आप गुजरात से शुरू करोगे, देखोगे तो नीचे ही आएगा। गुजरात के बाद आप देखोगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद मतलब उसमें गोवा, गोवा कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, है ना, पूरा इसी में आता है ये। और लंबाई इसकी लगभग 1600 किलोमीटर की है। और सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो है अनाईमुडी। ये जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं ना, ये यहाँ पर ये जो इसकी सर्वोच्च चोटी इस तरफ आती है, अन्नाईमुडी, जो कि पश्चिमी घाट में ही आती है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। फिर हम प्रीवियस अन्नामलाई पहाड़ियों का आज मैंने आपको पूरा हिमालय का विभाजन पढ़ा दिया। भारत की भी कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में है बताना। जो क्या कहते हैं पूरे दक्षिण भारत की भी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कौन सी है? अन्नामलाई की ये पहाड़ी की अनाईमुडी। और अनाईमुडी पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर की। और प्रश्न देखिए क्या बनता है, ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन। अगर आप पीसीएस जैसे एग्जाम में बैठे हो तो वहां पर क्या होगा ना कि जो ये पश्चिमी घाट है, अब पूरी ये श्रृंखला है, तो अलग अलग पहाड़ियां हैं, है ना। तो क्या होगा ना, आपसे ना उनका क्रम दे दिया जाएगा कि 4-5 पहाड़ियां दे दी जाएंगी और कहा जाएगा इसे उत्तर से लेकर दक्षिण में सही क्रम में से व्यवस्थित करो। पहले कौन सी पहाड़ी आएगी, फिर कौन सी आएगी। तो मैंने क्या किया है, उत्तर से दक्षिण जो महत्वपूर्ण पर्वत है ना, यहाँ पश्चिमी घाट के सबसे महत्वपूर्ण शिखर, जो महत्वपूर्ण शिखर है उनको उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में लगा दिया है। जैसे पहाड़ियों के जो सर्वोच्च शिखर होते हैं ना, हर एक पहाड़ी है उसका सर्वोच्च शिखर, वो पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण में से सही करो, व्यवस्थित करो मतलब। तो सबसे पहले आएगा साल्हेर, जो कि महाराष्ट्र में है और यह महाराष्ट्र की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और एक महत्वपूर्ण किला है। उसके बाद आता है कलसूबाई, ये क्रम में है। आप ऐसे समझो कि सबसे ऊपर है साल्हेर, साल्हेर के बाद क्या आ रहा है? कलसूबाई। क्रम समझ गए आप? उत्तर से दक्षिण की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। तो कलसूबाई भी महाराष्ट्र में है और ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी साल्हेर है और पहली सबसे ऊंची चोटी महाराष्ट्र की कलसूबाई है। उसके बाद आता है महाबलेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में है और कृष्णा और कई नदियों का उद्गम स्थल है। फिर आता है कुद्रेमुख, ये कर्नाटक में है और इसका अर्थ होता है घोड़े का चेहरा और यह लौह अयस्क का भंडार है, मतलब भंडार के लिए प्रसिद्ध है कुद्रेमुख की पहाड़ियां। उसके बाद आता है मुल्लायनगिरी, ये कर्नाटक में है। यहाँ पर 3 हमने महाराष्ट्र में पढ़े, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में कुद्रेमुख, फिर मुल्लायनगिरी, ये कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी भी है मुल्लायनगिरी। उसके बाद आती है ब्रह्मगिरी चोटी, ये कर्नाटक और केरल की सीमा दोनों में इसका विस्तार है और कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ये। और फिर आता है डोडा बेटा, डोडा बेटा जो है तमिलनाडु में है। ये नीलगिरी पहाड़ी जो आप देख रहे हो, नीलगिरी पहाड़ी जो मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर आकर मिलती है वो नीलगिरी पहाड़ी पर आकर मिलती है। तो इस नीलगिरी पहाड़ी की जो चोटी है ना सर्वोच्च, वो पश्चिमी घाट की ओर है और पश्चिमी घाट की सबसे और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो डोडा बेटा है और यह वह स्थान है जहाँ पूर्वी घाट
और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। तो जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है वो नीलगिरी पहाड़ी पर होता है। ये मतलब पहाड़ी श्रृंखला है ना, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है डोडा बेटा। डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पहाड़ी की। तो अब हमने कहा डोडा बेटा तक पढ़ लिया था, क्रम हम देख रहे थे। उसके आगे अन्नायमुडी। तो जो ये देखिए ये यहाँ डोडा बेटा वाला ये इसमें आएगा नीलगिरी पर, उसके नीचे अन्नामलाई ये पहाड़ी है ना, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी थी? अन्नायमुडी। तो यह संपूर्ण पश्चिमी घाट और अन्नायमुली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसके नीचे आएगी इलायची की पहाड़ियाँ, जिसे कार्डमम हिल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इलायची के लिए मशहूर है और पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यह पश्चिमी घाट श्रृंखला का सबसे दक्षिणी विस्तार है जो केरल में फैला हुआ है। तो पूछा जाता है कि कार्डमम जो हिल्स है कहाँ पर है, तो केरल में फैली हुई है। और जो अगस्त्य मलाई अगर ये हम पढ़ रहे हैं, जो यह चोटी है यह इलायची पहाड़ी के अंदर ही स्थित है। तो अगस्त्य मलाई केरल और तमिलनाडु में भी है, मतलब दोनों ओर इसका विस्तार है, मुख्य रूप से केरल में। तो यह पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी शिखरों में से एक है। तो मैंने उत्तर से लेकर मतलब पश्चिमी घाट का उत्तर से दक्षिण तक जो सर्वोच्च चोटियां हैं मैंने आपको सारी क्रम से बता दी। यही क्रम आपसे पूछा जाता है। साल्हेर, कलसूबाई और महाबालेश्वर ये महाराष्ट्र में है। फिर उसके बाद कुद्रेमुख, मुलायनगिरी और ब्रह्मगिरी ये तीनों कर्नाटक में है और ये ब्रह्मगिरी कर्नाटक और केरल दोनों में लग जाता है। डोडा बेटा तो तमिलनाडु क्योंकि नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और यहाँ पर दोनों आकर मिलते हैं। उसके बाद अनायमुडी केरल में है और इलायची की पहाड़ी और अगस्त्यमालाई केरल में है। तो अपना क्या कहते हैं पश्चिमी घाट कंप्लीट हुआ। अब आते हैं पूर्वी घाट में। पूर्वी घाट में ज्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न, यहाँ ज्यादा चोटियां हैं। तो पूर्वी घाट यह भारत के पूर्वी तट के पैरेलल चलने वाली पहाड़ियों की एक असंतत, असंतत का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस श्रृंखला है। कंटिन्यूअस श्रृंखला नहीं, आप देख रहे हो ना गैप है नदियों के कारण। और सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो पश्चिमी घाट के विपरीत पूर्वी घाट निरंतर नहीं है। इन्हें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी बड़ी नदियों ने काट कर चौड़ी घाटियां वहां पर बना दी हैं। और पूर्वी घाट की अगर औसत ऊंचाई की बात करूं, जो ये पूर्वी घाट है, यहाँ पर जो ये पहाड़ियां हैं, इनकी अगर औसत ऊंचाई की बात करूं, एवरेज की बात कर रहा हूँ औसत, तो 600 से 610 मीटर है। लेकिन जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं वो ज्यादा ऊंची हैं। इसीलिए आप देखोगे नदियों का बहाव इस तरफ है क्योंकि ये ऊंचा है, ऊंचाई इनकी औसत ज्यादा है और ये नीचे है। पश्चिमी घाट की अगर आप देखो तो 915 से लेकर 1220 मीटर औसत ऊंचाई है, लेकिन ये लगभग 600, ये डबल आप देख रहे हो, यहाँ पर 1200 के लगभग, यहाँ 600। तो इसीलिए नदियों का बहाव इस तरफ है, जिस कारण यहाँ पर गैप देखने को मिलता है क्योंकि नदियाँ कई सालों से बह रही हैं, है ना, तो गैप होगा। और विस्तार की बात की जाए तो ये ओडिशा से शुरू होकर, जो ये पूर्वी घाट है उड़ीसा से शुरू होकर फिर अपना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसका एक हिस्सा कर्नाटक से भी मिलता है जहाँ यह पश्चिमी घाट से मिलता है थोड़ा सा हिस्सा। और इसकी लंबाई की बात करो तो टुकड़ों में है, इसलिए एग्जैक्ट लंबाई आप कहीं पर थोड़ा इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। लगभग लगभग आप समझ लो कि 1100 से लेकर 14 1110 से लेकर 1400 किलोमीटर के लगभग ये होता है। और सर्वोच्च चोटी की बात की जाए, जैसे पश्चिमी घाट की हमने देखी थी, पूर्वी घाट की कौन सी है? पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वो जिंदागढ़ा चोटी है, जो कि 1690 मीटर है। लेकिन जब आप किताबों को पढ़ते हो तो पुरानी किताबों में अभी भी महेंद्रगिरी, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, तो वहां पर महेंद्रगिरी लिखा होगा जो कि 1501 मीटर है, उड़ीसा में है। लेकिन आप देखो ये 1501 मीटर है। और इसी पूर्वी घाट की एक चोटी है जिंदागढ़ा जो कि 1690 मीटर है। तो कौन सी ऊंची हुई? ये ऊंची तो ये हुई। लेकिन अभी एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है कि भैया महेंद्रगिरी, जो पुरानी एनसीईआरटी है। और एग्जामिनर क्या करता है, उसी से प्रश्न डाल देता है। और प्रश्न डाल देता है तो ऑप्शन में महेंद्रगिरी होता है, तो आप कहोगे तो जिंदागढ़ ऑप्शन में आया ही नहीं, तो फिर सही कौन सा है? तो महेंद्रगिरी होगा। लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार मैं अगर आपको बताऊं तो जो जिंदागढ़ा है ये सर्वोच्च चोटी है पूर्वी घाट की। अगर ऑप्शन में जिंदागढ़ा और महेंद्रगिरी दोनों दिया हुआ है तो जिंदागढ़ा ही सही होगा। अगर जिंदागढ़ा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो फिर महेंद्रगिरी दिया ही होगा, तो महेंद्रगिरी सही होगा। ठीक। और अब हम उत्तर से दक्षिण इसका, जैसे मैंने आपको पश्चिमी घाट में बताया, अब हम पूर्वी घाट में जो उत्तर से दक्षिण से शुरू होता है, मतलब कि ओडिशा से शुरू करेंगे और अपना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए तमिलनाडु तक आएंगे। जो प्रमुख पहाड़ियां हैं उनकी जो सर्वोच्च चोटियां हैं, जो आपसे प्रमुख पहाड़ियां पूछी जाएंगी वही। तो शुरुआत करते हैं गढ़जात पहाड़ी। पहले आप देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये ओडिशा में। ठीक। तो गढ़जात पहाड़ी, मालिया पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी, इनका क्रम भी यही है। सबसे ऊपर अगर गढ़जात पहाड़ी होगी, फिर मालिया पहाड़ी होगी, मालिया के नीचे महेंद्रगिरी, समझ लो क्रम से मैंने लिखा हुआ है इसको। तो जो मालिया पहाड़ी है पूर्वी घाट का सबसे प्रसिद्ध और दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद फिर ये ओडिशा खत्म होता है, फिर आंध्र प्रदेश वाला। तो आंध्र प्रदेश में जिंदागढ़ा चोटी, जो हमने पढ़ा कि ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में ही आप ज्यादातर देखो कि सब कुछ आंध्र प्रदेश में ही अब आगे आपको देखने को मिलेगा। तो
जिंदागढ़ के बाद है एर्रामाला पहाड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में है। एर्रामाला के बाद है नल्लामाला, जो भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है ये। उसके बाद है वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये दोनों आंध्र प्रदेश में ही हैं। फिर आता है शेषाचलम, इसे श्रीशैलम भी कहते हैं। ये क्यों ये बहुत मशहूर है क्योंकि भगवान तिरुपतिनाथ का जो मंदिर है यहीं पर स्थित है, इसी पहाड़ी पर। और यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये सब आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक, बस क्रम: गडजात, मालिया, महेंद्रगिरी, जिंदागढ़ा, फिर एर्रामाला, नल्लामाला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, शेषाचलम। इसके बाद है नागरी पहाड़ियाँ। अब आप कहोगे कि सर इतना इतना क्यों पढ़ा रहे हो, इतना याद रखने की क्या जरूरत है? देखिए, मैंने कहा था डिटेल में पढ़ाऊंगा। पढ़ाने को मैं ये छोड़ भी सकता था, लेकिन मैं जब एग्जाम में देखता हूँ कि एग्जामिनर आजकल आप प्रश्न देखते हो ना, वो क्या करते हैं, आपको पहाड़ियाँ देंगे और कहेंगे कि इसका उत्तर से दक्षिण में सही क्रम लगाओ। तो छोड़ने से तो होगा नहीं, मैं कि छोड़ देता आपको, क्योंकि पूछे जा रहे हैं प्रश्न, तो मेरा काम है कि आपको ये पढ़ाना। मैंने पूरा और इसको क्रम से लगाया हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि हाँ पहले कौन सी पहाड़ियाँ होगी, बस आपको क्रम याद कर लेना है। और इतना वो नहीं, अगर आप 2 बार पढ़ लोगे ना आपको वैसे समझ आ जाएगा। तो नागरी पहाड़ी भी उत्तर आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद तमिलनाडु, तो जवादी, शेवराय पहाड़ियाँ, पचाईमलाई पहाड़ी, मेलगिरी पहाड़ी और शिरोमलाई पहाड़ी, जो कि ये पूर्वी घाट का सबसे दक्षिणी विस्तार माना जाता है, ये सबसे दक्षिण में आ जाएगा। तो ये सारी पहाड़ियों का क्रम है। हमने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों पढ़ लिया ना। तो आगे हम अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, इनकी भी जो सर्वोच्च चोटी है। तो अंडमान और निकोबार की जो सर्वोच्च चोटी है वो सैडल पीक, इसकी ऊंचाई 732 मीटर है और ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्या नाम है? सैडल पीक। और लक्षद्वीप की बात करो तो लक्षद्वीप ज़्यादा यहाँ पर कुछ ऊंचाई ऊंचाई है नहीं, तब भी सबसे ऊंची नार्चो को माना जाता है। ये अगाती द्वीप पर स्थित है, इसको अगाती द्वीप भी कह दिया जाता है। ये लक्षद्वीप में है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। तो आगे अब हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको, मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था अगली वीडियो में उसके भी क्वेश्चन देख लेंगे और देखते हैं आपने रिवीजन की थी कि नहीं। कि पहला प्रश्न क्या है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? सीमा पर जो स्थित पर्वत कौन सा है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या मैकाल? तो आसान है। कौन सा? अरावली? नहीं, हिमालय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है इसका? ज्वालामुखी पर्वत का, वलित पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का या अवशिष्ट पर्वत का? तो ये वलित पर्वत का एक प्रमुख प्रकार है, क्योंकि हिमालय का जो निर्माण है ये भारतीय प्लेट और क्या कहते हैं यूरेशियाई प्लेट, मैंने आपको बताया था ना कि इनके टकराव से हुआ। टकराव के कारण क्या हुआ? फोल्ड हो गई था ना। तैथिस सागर से पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, फोल्डिंग के कारण इसका निर्माण हुआ है, इसे नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो बात की गई है भारत में, तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा सर्वोच्च चोटी है, जो कि सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। वैसे जो केटू है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये पीओके में है। और नंदा देवी स्थित है हिमाचल में, उत्तराखंड में, नेपाल में या सिक्किम में? तो नंदा देवी जो चोटी है ये भारत के अपना उत्तराखंड में है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, उत्तराखंड में है ये। अब अगला प्रश्न है, तो सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। करते हैं। पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय दिया हुआ है। तो जो पंजाब हिमालय है, ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था नदियों के हिसाब से है। तो सिंधु और सतलुज, इसके बीच में आता है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। तो सिंधु और सतलुज कहाँ पर? ये रहा। तो ए का तो हो गया 3। ठीक, उसके बाद है कुमायूं हिमालय। तो सिंधु सतलुज हो गया। अब सतलुज के बाद ये सतलुज नदी है, कुमायूं हिमालय, सतलुज, उसके बाद काली नदी। सतलुज और काली नदी के बीच में आता है कुमायूं हिमालय। तो ये रहा, बी का होगा 1। अब काली नदी है, काली के बाद यहाँ पर तिस्ता नदी आती है। तो काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। तो काली और तिस्ता कहाँ पर है? ये रहा ना, ए का होगा 4। तो एक ही बचा ही है। अब तिस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय आता है? तो तिस्ता दिहांग के बीच में असम हिमालय आता है। तो डी का क्या होगा? तो डी का होगा 2 ही बचा ही है। तो ऑप्शन के हिसाब से अब देखो कौन सा है, ए का कौन सा था? ए का 3 था ना, तो ए का 3 ये रहा और ये रहा, तो इन दोनों में होगा, बी से क्लियर हो जाएगा। तो बी का क्या है? तो बी का कुमायूं हिमालय ये रहा था 1। बी का 1 किस में है? तो इसी में है ना। और सी का 4 और डी का 2, तो सही कौन सा होगा? तो सही होगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब होगा। ए का 3, बी का 1, सी का अपना 4 और डी का 2। अब अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च है, अब यहाँ पर K2 आएगा, गोडविन ऑस्टिन, ये वाला नहीं है। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन तो है अरावली। ये अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो अगला प्रश्न है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अ,
भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? तो एक ही राज्य में फैली मैंने आपको बताया था कौन सी है, वो है अजंता। अरावली तो हमने पढ़ा ही हुआ है, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली सब में फैला हुआ है। सतपुड़ा भी आपको पता है, गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ सब फैला हुआ है। ये जो अजंता ही है ना, यही है जो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में हमने पढ़ा था ना। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है गुरु शिखर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, 1722 मीटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई पहाड़ी की अनाईमुडी चोटी। तो ऑप्शन ए 2695 मीटर। और अगला प्रश्न है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थान है जहां पर दोनों पर्वत श्रेणियां आकर मिलती हैं, वो कहते हैं नीलगिरी पहाड़ियां। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, नीलगिरी पहाड़ियां। अगला प्रश्न है, और केरल और तमिलनाडु के मिलन बिंदु पर, मतलब जहाँ पर ये मिलती हैं, और भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी हैं? तो ऑप्शन में अगर कौन कौन सी, नीलगिरी बताई गई है, कार्डिमम, पालनी, अन्नामलाई। तो अन्नामलाई तो ऊपर ही है, सबसे नीचे ये कार्डमम यानी कि इलायची वाली पहाड़ियां हैं, केरल में है। अगला प्रश्न है गिरनार पहाड़ी कहाँ पर है? तो गुजरात में, ये रहा ऑप्शन है। अगला प्रश्न है गारो खासी जयंतियां तो एक ही जगह कहाँ पर, जहाँ बारिश ज्यादा हो रही है, मेघालय। उसके बाद प्रश्न है धूपगढ़ चोटी कहाँ पर है? तो जो धूपगढ़ चोटी है कौन सी श्रेणी में है? तो ये सतपुड़ा रेंज में आती है। ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा, धूपगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की और महादेव पहाड़ियों का हिस्सा है, मैंने आपको बताया था, सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है कि नर्मदा और तापी नदियों के बीच में, नर्मदा और तापी के बीच में कौन सी है? तो नर्मदा और तापी के बीच में है सतपुड़ा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा ना। तो आज का जो ये लेक्चर है यहीं पर कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।